हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम राजस्थान दुर्ग के अंदर उपनाम हमने पढ़ लिया। अब वो जो दुर्ग है वो किस किस पहाड़ियों पर स्थित है वो हम आज की क्लास में देखेंगे। ये क्लासें 5 या 10 मिनट की, आपके कोई ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इतने भी तो आप शॉर्ट्स देखते हो, वो आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन ये क्लासें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। और ये आपके एक एक क्लास के अंदर 2-3 नंबर आपके कंप्लीट हो सकते हैं। कि क्यों इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि इनका उपनाम क्या था, इन कौन से पठार, कौन सी पहाड़ियों पर ये दुर्ग स्थित हैं, इनका निर्माण किसने करवाया था, इनका पुनर्निर्माण किसने करवाया था। और ये सारी चीजें एग्जाम के अंदर यही आती है और इसके अलावा कहीं क्वेश्चन नहीं आते। और इन क्वेश्चनों को यदि हम सारणीबद्ध तरीके से पढ़ते हैं तो साइंटिफिक तरीके से, यानी वैज्ञानिक भी इस चीज को मानते हैं कि यदि कोई चीज हम रीडिंग के तौर पे पढ़ते हैं और एक सारणी बनाकर पढ़ते हैं तो बेस्ट चीजें हमें सारणी बनाकर याद होती है, बेस्ट चीजें हमें डायग्राम बना के याद होती है, बेस्ट चीजें यही होती है। न कि हमें रीडिंग तो ओनली पढ़ना होता है, याद करना नहीं होता है। हमें तो एग्जाम पास करना है, एग्जाम के हिसाब से हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए, न कि अपने खुद के हिसाब से। एग्जाम क्या हमसे चाहता है, क्या वो लेना चाहता है, कितना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग और उससे अधिक एफर्ट लगाने की कोशिश करें। और ये जो परीक्षा एग्जाम है ये आरपीसी नहीं करवा रही है। आरपीसी क्या करती है कि जो उसका शेड्यूल होता है, जो उसका दे रखा होता है सिलेबस, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं। लेकिन जो ये करवा रही है आरएसएम में ये एग्जाम, ये मानो कि ये हमेशा 1-2 आउट डालती है और हाई लेवल के पेपर आरपीएससी से ज्यादा लेवल इनके आते हैं। आप देख सकते हो कि इनके जो एग्जाम अप्रोच है वो अभी तक कोई भी नहीं समझ पाया। तो ये चीजें हैं। तो हम इसी कड़ी के अंदर राजस्थान दुर्गों को पढ़ रहे हैं। दुर्गों के जो उपनाम है वो हमने पिछली क्लास के अंदर देखा है और आज हमें इनकी पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी पहाड़ियों पर कौन कौन से दुर्ग है वो चीजें हम आज देखेंगे। और फिर कल की क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो राजस्थान के जो दुर्ग है वो उनका निर्माण किसने करवाया था, पुनर्निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था, और उसके शिल्पी कौन थे। उन शिल्पियों को हम सभी को एक चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे और फिर 1 by 1 दुर्ग पढ़ेंगे। और वो भी कोई थ्योरी नहीं डालेंगे, 1 पॉइंट ओनली 1 पॉइंट ये डालेंगे कि वहां पर कौन कौन से महल बनाए और किसने बनवाए, कौन से तालाब है किसने बनवाए, क्या कहानियां थी, वैसे फलाना देखना, ये सारी बातें हम इन क्लासों के अंदर नहीं लेने वाले। तो इन पहाड़ियों को हम देखते हैं कि कौन कौन सी पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मानी और नैनी की पहाड़ी है। ध्यान रखना, मानी और नैनी की पहाड़ी हमारी कहाँ पर आएगी? ये आएगी बयाना। और ये बयाना किला कहाँ है? ये बयाना जो किला है वो हमारे भरतपुर में पड़ता है। कहाँ? भरतपुर में। तो बयाना जो किला है वो भरतपुर में पड़ता है। और किस पहाड़ी पर बयाना दुर्ग बना हुआ है? तो किस पहाड़ी पर बना हुआ है? मानी या नैनी की पहाड़ी पर क्या बना हुआ है? हमारा बयाना दुर्ग बना हुआ है कहाँ पर? भरतपुर में है। अब ध्यान रखना, ये मानी है और ये हमारी नानी है। तो नानी की पहाड़ी अलग है, मानी की पहाड़ी अलग है, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, मानी या नैनी। और एक पहाड़ी है नानी की पहाड़ी जिस पर सोजत का किला बना हुआ है। इसके बाद देखते हैं दूसरा कि भामती की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? भामती की पहाड़ी। अब एग्जाम में आता है कि भामती की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है। हम रीडिंग के तौर पे याद करते तब हमें चीजें इतनी अच्छी से याद नहीं हो पाती, इसलिए हम ये डायग्राम लेके आए हैं। तो भामती की पहाड़ी है, वहां पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो वहां पर बना हुआ है शाहाबाद दुर्ग। और ये शाहाबाद दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ये शाहाबाद दुर्ग हमारा बारां के अंदर स्थित है। फिर आती है नानी या सरडे की पहाड़ी। तो नानी और सरडे की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने बताया कि सोजत का किला। नानी या सरडे की पहाड़ी कहाँ पर है? सोजत का किला। और ये सोजत का किला कहाँ पर स्थित है? ये सोजत का किला है पाली। कहाँ पर स्थित है? पाली के अंदर। फिर आता है चिड़ियाटूक, या चिड़ियाटूक को ही क्या बोलते हैं? पंचेटिया की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? पंचेटिया की पहाड़ी। और इस चिड़ियाटूक या पंचेटिया की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो बना हुआ है मेहरानगढ़। कौन सा बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। किस पहाड़ी पर? चिड़ियाटूक या पंचेटिया पहाड़ी पर। फिर उसके बाद आता है हेमकुट पहाड़ी या गंधबंद पहाड़ी। ये मेहरानगढ़ कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर के अंदर स्थित है। फिर आता है हेमकुट या गंधमादन। ये हेमकुट और
गंधमादन की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? राजसमंद। और इस हेमकूट और गंधमादन पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो हेमकूट या गंधमादन की पहाड़ी पर बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो ये कौन सा आ जाएगा हमारा? कुंभलगढ़ दुर्ग। ये हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग आ जाएगा। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग है कहाँ पर? ये कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद के अंदर है। फिर आता है देवगिरी की पहाड़ी। तो देवगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? दौसा। तो देवगिरी की पहाड़ी दौसा के अंदर स्थित है। तो देवगिरी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना? दौसा का किला। तो दै से देवगिरी, दै से दौसा, दोनों याद रहेंगे। देवगिरी की पहाड़ी दौसा, देव कहाँ रहते हैं? दौसा। दे से देव, दे से दौसा। तो देवगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर स्थित है? दौसा यानी दौसे के किले पर। आज पहाड़ी पर कौन सा किला आ जाएगा? देवगिरी पहाड़ी पर आ जाएगा दौसा का किला। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इगल की पहाड़ी। इगल की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? इगल की पहाड़ी हमें पता है कि इगल की पहाड़ी जयपुर में स्थित है, लेकिन इगल की जो पहाड़ी पर है उस पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो इगल की पहाड़ी पर बना हुआ है जयगढ़। कौन सा बना हुआ है? जयगढ़, जहां पर जयबान तोप भी रखी हुई है। और जयगढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? हमारा जयपुर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। फिर आता है काली खो। क्या आता है? काली खो। ये जो काली खो है, ये काली खो की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो सब काली खो की पहाड़ी भी जयपुर में है, लेकिन काली खो की पहाड़ी पर कौन सा किला बना हुआ है? तो जो आमेर का किला है। कौन सा? आमेर का किला। जो ये आमेर का किला है ये कहाँ पर बना हुआ है? इस काली खो पहाड़ी पर बना हुआ है। और ये भी कहाँ? जयपुर में। तो इगल की पहाड़ी कौन सा दुर्ग बना हुआ है? जयगढ़। और काली खो पर कौन सा बना हुआ है? आमेर का किला। ध्यान रखना, इगल की पहाड़ी जयगढ़, आमेर का किला पर काली खो पहाड़ी। इगल की पहाड़ी जयगढ़ और काली खो पहाड़ी कहाँ पर बनेगी? आमेर के किले पर। दोनों कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। दोनों पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। दोनों को ध्यान रखना, एक दूसरे के अपोजिट मत कर देना, क्योंकि इगल की पहाड़ी पर कहीं आप आमेर का किला ना कर दो। तो ये जो हमारी पहाड़ियां है ध्यान रखना। उसके बाद आता है भाकरी की पहाड़ी। क्या? भाकरी की पहाड़ी। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि जो ये भाकरी की पहाड़ी है ये है कहाँ पर स्थित? तो ये भाकरी की पहाड़ी हमारी है बाड़मेर में। और ये बाड़मेर में स्थित है। तो इस भाकरी की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो भाकरी का जो ये पहाड़ी है ये बाड़मेर में स्थित है। और इस पर जो किला बना हुआ है वो बना हुआ है कोटड़े का किला। कोटड़े का किला। और ये जो कोटड़े का किला है, ये कोटड़े का किला कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर। कहाँ पर है? बाड़मेर में। इसके बाद आता है नेक्स्ट बेड की पहाड़ी। तो ये बेड की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है? ये बेड की पहाड़ी पड़ती है सिक्कर के अंदर। और यहाँ पर जो दुर्ग बना हुआ है, किला बना हुआ है, कौन सा बना हुआ है? लक्ष्मणगढ़ का किला। तो बेड की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? सिक्कर में। और इस पे जो किला बना हुआ है वो बना हुआ है लक्ष्मणगढ़ किला। तो लक्ष्मणगढ़ जो किला है वो कहाँ पर है? ये हमारे सिक्कर जिले के अंदर है। और सिक्कर जिले के अंदर है। और कौन सी पहाड़ी पर बनी हुई है? बेड की पहाड़ी पर। ये पहाड़ियां इंपोर्टेंट दुर्ग और इंपोर्टेंट पहाड़ियां, एग्जाम 100% क्वेश्चन इसमें से आएगा। 2 नंबर आपके 100% कंप्लीट होंगे। आपको लग रहा होगा कि 5-10 की मिनट की क्लास है, इतनी छोटी सी है, लेकिन इसकी इंपोर्टेंस पहचानिए। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्लेटफॉर्म छोटा हो या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैटर अच्छा होना चाहिए। अब आता है क्या देखा हमने? मानी या नैनी की सड़ी की पहाड़ी बयाना किला भरतपुर, भामती की पहाड़ी शाहबाद दुर्ग 12, नानी सड़ी की पहाड़ी सोजित का किला पाली, चिड़िया टूक पचेटिया मेहरानगढ़ जोधपुर, हेमकूट या गंधमादन कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर, देवगिरी दौसा के अंदर, इगल की पहाड़ी जयपुर के अंदर आएगा जयबान और जयगढ़ दुर्ग, काली खो आमेर का किला जयपुर, भाकरी की पहाड़ी कोटड़े का किला बाड़मेर के अंदर। फिर आता है बेड की पहाड़ी लक्ष्मणगढ़ का किला सिक्कर। तो ये हमारी पहाड़ियां थी और ये हमारे दुर्ग थे। कल पढ़ेंगे आज बूंदी का किला। कैसे ये बूंदी का किला बना, यहाँ पर किन किन का शासन था, इन सबको इंक्लूड करके हम सारी चीजें यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपने पिछली क्लासों से अगर देखते आ रहे हैं तो देखा होगा कि कैसे हमने एक एक चीज करके इनको पार्ट में डिवाइड करके हमने पढ़ने की कोशिश की है, याद करने की कोशिश की है। देखिए यह यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासें ऐसी हो गई है कि बस अब टाइम पास ज्यादा और पढ़ाई कम होती है और वही बच्चों को अच्छी लगती है। ऐसा नहीं करना है। ये हमारे अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान रखना है कि आज हम जिस घास के
के टाइम पास कर रहे हैं उस टाइम की इम्पोर्टेंस हम आज नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आज से 5 साल बाद का आप लाइफ सोचो कि आपकी लाइफ कैसी होगी। आज आपके पास पेरेंट्स है काम करने के लिए, आज आपके पास पेरेंट्स हैं सहयोग देने के लिए, आज आपके पास भाई बहन है आपके काम में हेल्प करवाने के लिए, लेकिन आज से 5-7 साल बाद के अंदर सभी अपने अपने काम में डिवाइड हो जाओगे, आप अकेले हो जाओगे। उस समय आपके पास ऐसा कोई सहारा भी नहीं होगा कि आप यदि सक्सेस नहीं होते, बेरोजगार रहते हो, तो उस दौर के अंदर वो बाद वाली पूरी लाइफ निकालना बहुत खराब हो जाएगी। इससे अच्छा है अभी जो आपके पास अच्छा टाइम है उसका यूज करो और अच्छे से पढ़ो, ताकि आपको आगे जाके पछताना नहीं पड़े कि काश मैं उस दिन पढ़ लेता, क्या कि काश मैं उस दिन पढ़ लेता तो शायद ऐसा हो जाता। ऐसी भावनाएं, ऐसी चीजें सोचने से अच्छा है कि जो काश आप शब्द को हटा दो और जो करने वाले हो, जितनी मेहनत करने वाले हो, जितना टाइम अपने आप को देने वाले हो, वो अभी दीजिए। क्योंकि बाद में आपको कोई ये नहीं कहने वाला है कि आपने अपना पिछला टाइम किस में गुजारा, क्योंकि कोई नहीं चाहता, सिर्फ अपने पेरेंट्स और के अलावा कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि आप अपनी सक्सेस की ओर जाओ। रियल टाइम में सिर्फ 3 ही लोग हैं जो आपको निस्वार्थ भावना से आपको चाहेंगे, यानी बहुत ही कम लोग होते हैं, जैसे माता पिता और गुरु। ये तो 100% होते हैं कि आपकी शख्सियत के आधार पर। बाकी आगे आगे जब हमारा रिलेशन बढ़ता जाता है, आगे सारी चीजें बढ़ जाती है, हमारे तरफ किसका अधिक सहयोग है तो वो सब चहने लग जाते हैं। बात 100 बातों की यही है कि जो आपके करीबी हैं, आपको लगता है कि वो आपकी सक्सेस से खुश है, तो वो नहीं है। लेकिन कुछ चंद ही लोग ऐसे हैं, जैसे कि आटे में नमक होता है, वैसे चंद ही ऐसे लोग हैं जो आपको सक्सेस स्थिति में देखना चाहते हैं, जो आपको एक अच्छे व्यक्तित्व विकास वाले इंसान के रूप में देखना चाहते हैं। और वो अच्छा व्यक्तित्व विकास होगा इन वजह से होगा, आज अपने पेरेंट्स की वजह से हो रहा है। इनको आज आपको बुरा लग रहा है मेहनत करते हुए, लेकिन आज से बाद की जो लाइफ आपकी सिक्योर होगी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, ये बात उन्होंने सही की थी, आज मैं कितना सिक्योर हूँ। और उस टाइम उन लोगों को देखना जो आपके साथ टाइम को स्पेंड कर रहे थे, टाइम को खराब कर रहे थे, और उन्होंने अपनी लाइफ खराब कर ली। ओनली 5-7 साल रोना है तो जिंदगी भर हंसना है, और लगभग 5-7 साल ये मानो कि यहाँ पर हम अगर खुशी मना लेते हैं तो उसके बाद पूरी जिंदगी भर रोना है। तो इससे अच्छा हम आज ही मेहनत कर ले। अब आप सोच रहे होंगे कि 5-7 साल का मेहनत, 5-7 साल का नाम क्यों लिया गया है? क्योंकि देखिए वैकेंसी आती है, उसके बाद फॉर्म अप्लाई होते हैं, उसके बाद तैयारी की जाती है, तो ऐसे करते करते जब तक जो मिलती है, एक एग्जाम की तैयारी लेकर बढ़ते हैं तो 4-5 साल आराम से लग जाते हैं। तो ये चीजें हैं। तो आज हम यहाँ पर बूंदी का किला पढ़ने वाले हैं। कौन सा? बूंदी का किला। बूंदी के किले को क्या कहा जाता है? तारागढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारागढ़। अब इसे तारागढ़ क्यों कहा जाता है? इस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि ये दुर्ग नीचे से देखने पर आकाश के तारे और यह दुर्ग एक समान दिखाई देता है। कैसा देता है? और वाकई में हम जब खुद तारागढ़ दुर्ग गए थे तब देखा था कि जब नीचे से देखते हैं तो रियली में ऐसे खड़ी चट्टान के ऊपर जैसे कोई दुर्ग बना दिया हो, इसलिए वहां पर ऐसा होता है। तो तारागढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि तारागढ़ इसलिए पड़ा कि यहाँ पर आकाश के तारे और ये दुर्ग यहाँ पर समान दिखाई देते हैं, यानी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण। ये हो गया हमारा तारागढ़। अब आता है कि इसका जो निर्माण हुआ वो निर्माण कब किया और किसने किया। तो यहाँ पर निर्माण की बात यह आती है कि 1394 के अंदर जो देवाहरा थे उसका प्रपौत्र यानी पोता था, और उस पोते का क्या नाम था? बरसिंह। तो उस बरसिंह ने क्या किया? इस दुर्ग का निर्माण किया। अधिकतर यही से क्वेश्चन आता है कि इस दुर्ग का निर्माण किसने किया। और 2-3 आदमी हैं, जेम्स टोड और किलपिंग, इनका व्यंग आता है कि इन्होंने यहाँ पर क्या बोला। तो ये चीजें यहाँ पर आती है। तो ये हो गया कि इसका जो निर्माण करवाया वो 1354 के अंदर किसने करवाया? बरसिंह ने। किसने करवाया था? बरसिंह ने। शुरू में जब ये यहाँ पर बूंदी का किला था या बूंदी जगह थी, ये किसके अधीन थी? तो फर्स्ट में किसके अधीन थी? बूंदा मीना की।
बूंदा मीना के नाम से स्थित हो वहां पर थी। फिर बूंदा मीना से किसने बूंदा मीना शासन करता था। उस बूंदा मीना के शासन करने के बाद यहाँ पर जो आता है वो आता है देवा। तो जेता मीना से देवा ने छीना। किसने छीना? देवा ने छीना और ये दुर्ग जीत लिया। तो यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर इसका निर्माण, किले का निर्माण 1354 में बरसिंह ने करवाया था। इसे देवा का पड़पोत्र था। लेकिन बूंदा मीना यहाँ पर जब शासन करता था, जब यहाँ शासन कर रहा था तभी का नाम इसका क्या पड़ा हुआ है? बूंदा नाम के नाम पर क्या पड़ा हुआ है? बूंदी पड़ा हुआ है। फिर क्या हुआ? उसके बाद जो शासन आता है जेता मीना से देवा हाड़ा। यहाँ पर किसका शासन था? हाड़ा शासकों का। तो जो जेता मीना था उसने जेता मीना से देवा हाड़ा ने यह छीन लिया। क्या किया? यह दुर्ग छीना। किसने छीना? जेता मीना से। बूंदा मीना मत कर देना कि इन्होंने ये दुर्ग किससे छीना। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बूंदा मीना के नाम पर इसका नाम बूंदी पड़ा और उसी के समय इन्होंने छीना होगा। जी बिल्कुल नहीं। बूंदा मीना के समय यहाँ पर मीणाओं का शासन था। मीणा यहाँ पर शासन करते थे, लेकिन उस समय इसका नाम तो बूंदी पड़ गया था। लेकिन उसके बाद आता है जेता मीना और जेता मीना के पास कौन छीनता है? देवाहाड़ा। कौन छीनता है? देवाहाड़ा। और देवाहाड़ा यहाँ पर ये दुर्ग छीन लेता है। किससे? जेता मीना से। जिस समय जेता मीना से देवाहाड़ा छीनता है उस समय इस क्षेत्र का जो नाम आता है, इस क्षेत्र का जो नाम आता है, तो इस क्षेत्र का जो नाम आता है वो आता है बिंदु की नाल। क्या आता है? बिंदु की नाल। तो यहाँ पर जो क्षेत्र का नाम आता है वो आता है बंदू की नाल। किस समय में आता है? जेता मीना से देवाहाड़ा ने छीना था तब इस क्षेत्र का नाम बंदू की नाल आता है। इससे पहले बूंदा मीना ने शासन कर रहा था, तब इसका नाम क्या था? बूंदी था। तो ऐसे इन्होंने क्या किया? यहाँ पर किसकी? हाड़ा शासन की स्थापना की, मीणाओं को हराकर। ये चीजें यहाँ पर हो जाती है। अब ये हो गई चीजें। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर एक स्थित है गर्भगुंजन तोप और ये इतनी भारी तोप है, इतनी है कि इसके जो पलाती जो लगाते हैं उस पलाती को लगाने के बाद, कौन सी पलाती? वो इसके पीछे जब इसको गर्भगुंजन को तोप को छोड़ने के लिए इसके जब पलाती लगाते हैं तो उस पलाती को लगाने के बाद इनको कहाँ कूदना पड़ता है? पानी के अंदर कूदना पड़ता है। किसके अंदर? पानी में। जैसे पलाती लगाई वैसे ही इनको पानी में, यानी इतनी श्रेष्ठ, इतनी महान, इतनी अच्छी ये गर्भगुंजन तोप है। तो क्या ये पूछा जाता है कि उनको पानी में कूदना पड़ता है? जी बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन आता है कि गर्भगुंजन तोप कौन से किले में स्थित है? क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है कि गर्भगुंजन तोप कौन से किले में आती है? क्योंकि एक तो गर्भगुंजन तोप जयबार तोप जयपुर के अंदर और बिजली तोप, और ये कहाँ? जोधपुर में। तो ये 2-3 जगह है जहां पर इन तोपों का विशेष विवरण है और यहीं से तोपों के अंदर क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन आता है और 100% क्वेश्चन आता है। आप ये मत करके छोड़ने में कि ये गर्भगुंजन तोप है, इसको छोड़ दे, कौन याद करेगा? ये तोपे हैं, ये भी ऐसा हमें याद करनी पड़ेगी। यदि आपने मेहनत का टारगेट सेट किया है तो शॉर्टकट कुछ नहीं होता। सारी चीजें हमें अच्छे से याद और अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीजें यहाँ पर हो जाती है। और इस गर्भगुंजन तोप को रखने के लिए क्या बनाया गया? तो इस गर्भगुंजन तोप के लिए भीम चौक, इस गर्भगुंजन तोप के लिए क्या बनाया गया? एक तो भीम बुर्ज या चौबुर्ज, भीम बुर्ज या चौबुर्ज बनाएगी। किसको रखने के लिए? इस गर्भगुंजन तोप को रखने के लिए। ये चीजें हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर काफी महल है, जैसे बादल महल यहाँ पर स्थित है, उमेद महल यहाँ पर स्थित है, चित्रशाला यहाँ पर स्थित है, रंग महल यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो भी यहाँ पर अलग अलग शासन किया लोगों ने, तो जैसे ही अलग अलग ने शासन किया उन्होंने अपना अलग अलग गढ़ बना दिया और इस अलग अलग गढ़ बनाने के कारण इसे परिसर का गढ़ कहा जाता है। किसका कहा जाता है? परिसर का गढ़। तो इसी के अंदर हम देखते हैं कि एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ये है कि रंग महल का निर्माण किसने करवाया था और चित्रशाला का निर्माण
किसने करवाया था? चित्रशाला का निर्माण। ये अधिकतर एग्जाम में आता है और हम जो एग्जाम में आता है उसी की अप्रोच से पढ़ने वाले हैं। तो जो रंग महल का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो जो शत्रुसाल हाड़ा था, शत्रुसाल हाड़ा, तो शत्रुसाल जो हाड़ा था उन्होंने क्या किया? रंग महल का निर्माण किया। और जो चित्रशाला का निर्माण है वो किसने करवाया? उमेद सिंह हाड़ा ने। किसने? उमेद सिंह हाड़ा ने। उमेद सिंह हाड़ा ने क्या करवाया? चित्रशाला का निर्माण कराया। और रंग महल का निर्माण किसने कहा? शत्रुसाल ने निर्माण करवाया। यहाँ पर क्या है? अलग अलग राजा आए और उन अलग अलग राजाओं ने क्या किया? अलग अलग यहाँ पर क्या बनाए? यहाँ पर गढ़ बनाए। इसलिए अलग अलग राजाओं के आने पर अलग अलग राजा आए, पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग राजा आए, अलग अलग राजाओं ने गढ़ बनाया। अलग अलग राजा आए यहाँ पर, अलग अलग पीढ़ी से उन्होंने क्या किया? यहाँ पर गढ़ बनाया। और इस गढ़ के कारण इसे क्या कहा जाता है? महलों का परिसर। क्या कहा जाता है? महलों का परिसर कहा जाता है। कौन से दुर्ग को महलों का परिसर कहा जाता है? तो जो कौन सा दुर्ग है? बूंदी का किला है, उसे क्या कहा जाता है? महलों का परिसर कहा जाता है। और इसे कहा जाता है गढ़ पैलेस। महलों का परिसर और गढ़ पैलेस कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो बूंदी के किले को। बूंदी का किला है कहाँ पर? ये यही है, इसे तारागढ़ कहते हैं। और ये बूंदी का किला बूंदी में स्थित है। तो बूंदी के किले में क्या जाना कि बूंदी का किला कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। तारागढ़ क्यों कहा जाता है? बूंदी के किले को तारागढ़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो तारागढ़ दुर्ग है, यहाँ पर इस बूंदी के दुर्ग के अंदर यदि हम नीचे से देखते हैं, ऊपर ऊंचे इतनी ऊंचाई पर ये स्थित है कि वहां से तारे और ये दुर्ग एक समान दिखाई देते हैं। तो उस वजह से हमें क्या लगाते हैं? इसको तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 1354 में देवाहाड़ा के जो परपौत्र थे, परपोत्र थे, वो कौन थे? बर सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। बूंदी पर पहले मीणाओं का शासन था। यहाँ पर बूंदा मीणा ने यहाँ पर मीणाओं का शासन किया था और वहीं पर इसका नाम बूंदी पड़ गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? देवाहाड़ा थे, उन्होंने यहाँ पर जो शासक से कौन थे? जेता मीणा से क्या किया? इस दुर्ग को छीना। और जेता मीणा के समय इस दुर्ग का नाम बूंदी नहीं था, बल्कि क्या था? बंदूकी नाल। उस बंदूकी नाल से देवाहाड़ा ने यहाँ पर क्या किया? इस दुर्ग को छीना और यहाँ पर दुर्ग का अधिकार किया। यहाँ पर गर्भगुंजन तोप है और यहाँ देखा कि यहाँ पर गर्भगुंजन तोप स्थित है। तो एग्जाम में आता है कि गर्भगुंजन तोप कहाँ पर स्थित है? तो गर्भगुंजन तोप कहाँ पर आ जाएगी? बूंदी के अंदर। उसके बाद रंग महल का निर्माण करवाता है शत्रुसाल ने। चित्रशाला का निर्माण करता है उमेद सिंह। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग महल बने हुए हैं, बादल महल और ये क्या नाम है? बादल महल यहाँ पर बने हुए हैं। फिर उसके बाद देखा कि यहाँ पर अलग अलग राजा है और अलग अलग राजा आने के बाद उन्होंने अलग अलग दुर्गों का निर्माण किया। तो इसलिए यहाँ इसे महलों का परिसर और गढ़ पैलेस कहा जाता है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर इनका शासन था, गर्भगुंजन तोप है। ये सारी चीजें अपने आप में इम्पोर्टेंट होने वाली है और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। नहीं विश्वास हो तो पिछले क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो देख सकते हो और आने वाले एग्जाम है उनमें आप मिला के देख सकते हो कि इनके क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। ये चीजें होती है, ये कंप्लीट मिलते हैं अब कल की क्लास में। यहाँ पे बूंदी का किला हमारा फर्स्ट पार्ट में है, कल एक पार्ट और लेके आएंगे जिससे क्या है कि बूंदी का किला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये चीजें यहीं पर होती है, कंप्लीट मिलते हैं कल की क्लास में। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।